सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल पे। लास्ट क्लास में हमने प्रश्नावली 4.2 शुरू कर दी थी और हमने शुरू के इसके 4 सवाल कर लिए थे। हमने ये देख लिया था कि गुणनखंड विधि द्वारा किसी भी द्विघात समीकरण के मूल कैसे भी निकाले जाते हैं। आज हम इसी बात को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 5। और आज हम इस प्रश्नावली को खत्म कर देंगे और शुरू कर लेंगे श्रीधराचार्य सूत्र। तो बढ़ते हैं आगे। तो आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 5 दिख रहा होगा, जहां पे लिखा हुआ है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करें। तो पहली चीज क्या दे रखी है कि एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? एक समकोण त्रिभुज। एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे हम। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है? एक तो होता है आधार, तो ये हम आधार मान लेते हैं। एक क्या होता है? लंब यानी ऊंचाई। और एक क्या होता है? कर्ण। अब क्या दे रखा है प्रश्न में? प्रश्नानुसार कर्ण कितना दे रखा है? कर्ण दे रखा है 13 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर लिख दिया यहां पे मैंने। और क्या दे रखा है? जो आधा ऊंचाई है वो आधार से कितनी कम है? 5-7 सेंटीमीटर कम है। तो समकोण त्रिभुज की भी जो ऊंचाई होगी, तो हम सबसे पहले क्या मान लेते हैं? आधार मान लेते हैं। तो आधार क्या हो जाएगा इसका? आधार बराबर मान लेता हूं मैं x सेंटीमीटर। माना आधार बराबर, प्रश्न में दे क्या रखा है? प्रश्न में दे रखा है कि जो ऊंचाई है वो समकोण, इस समकोण त्रिभुज के आधार से 5 कम है। ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर, अतः ऊंचाई क्या हो जाएगी? ऊंचाई हो जाएगी मेरी, आधार कितना है मेरा? x है, उससे 7 सेंटीमीटर कम, तो कितना हो जाएगा? x माइनस 7 सेंटीमीटर। बस हमारे पास तीनों आ गए। आधार कितना हो गया? आधार हो गया मेरा x। ऊंचाई कितनी हो गई? x माइनस 7। और कर्ण कितना हो गया? 13। और किसी भी समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या जानते हैं कि आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर क्या होता है? कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। तो क्या लिखेंगे? समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? बस अब क्या करेंगे हम? आधार की जगह पे लिख देंगे क्या है? एक्स स्क्वायर। तो आधार की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस ऊंचाई की जगह पे एक्स माइनस 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या जाएगा? एक्स माइनस 7 का स्क्वायर। और यहाँ पे कर्ण की जगह पे क्या जाएगा? 13 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सबको खोल देंगे तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा? एक्स स्क्वायर प्लस ये x माइनस 7, हम इसे a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे तो क्या होता है ये फॉर्मूला? एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 ब्रैकेट और प्लस का एक ब्रैकेट का स्क्वायर। और ये किसके बराबर हो जाएगा? 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 के। अब हम इसको क्या कर लेंगे? लिख देंगे x पहला हो गया, दूसरा यहाँ पे भी x, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 7। कहां से आया ये हमारा? ये हमारा आया a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस के b स्क्वायर से। इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा? ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49 और माइनस का 169 बराबर 0। हल करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 120 बराबर 0। दो यहाँ में सबसे कॉमन आ जाएगा, दो बाहर ले लेंगे, दो का भाग लेके हम दो बाहर, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 बराबर 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास में? ये एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 बराबर 0 यहाँ आ जाएगा। तो इसको उसके रूप में लिख लेते हैं जो रूप हमें चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस का माइनस का 7
इंटू एक्स माइनस का 60 बराबर 0। बस खत्म, यहाँ पे ये बात खत्म होती है हमारी। अब हमें देखना है कि कौन कैसे है। तो अब हम क्या करेंगे, 60 के क्या करेंगे, टुकड़े करेंगे। तो हम इसको कंपेयर करते हैं। सबसे पहले a बराबर कितना आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा मेरा 1, b बराबर आ जाएगा मेरा -7 और c बराबर आ जाएगा माइनस का 60। तो क्या करूंगा अब मैं, a इंटू सी कितना हो जाएगा मेरे पास में, a इंटू सी हो जाएगा मेरे पास में 1 इंटू माइनस का 60, कितना हो जाएगा माइनस का 60। और ये बताता है मुझे कि दोनों चिन्ह के, दोनों टुकड़े विपरीत चिन्ह के, दोनों टुकड़े विपरीत। तो एक प्लस का एक माइनस का, b क्या है, b है माइनस का 60 जो 0 से छोटा है। इसका मतलब बड़ा तो होगा मेरा माइनस का और छोटा होगा मेरा प्लस का। अब क्या करेंगे हम, 60 के टुकड़े करते हैं। 60 के टुकड़े कैसे होंगे, 1 इंटू 60, फिर दूसरा होगा 2 इंटू 30, 3 इंटू 20, 4 इंटू 15 और फिर 5 इंटू 12। तो हम देख पाएंगे किसी एक को धनात्मक, देखिए 60 में से अगर एक में से 60 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 59, ये काम का नहीं है। ये 2 में से 30 जाएगा तो माइनस का 28, क्योंकि एक माइनस का और एक प्लस का, और छोटा वाला क्या होगा प्लस का। तो जब हम पहले ही निकाल दिए, ये होगा माइनस का 17, ये होगा माइनस का 11, ये सब हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए माइनस का 7। तो देखिए ये माइनस का 7 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, माइनस के 7 की जगह क्या लिखेंगे, 5 माइनस 12, और यही हमारा क्या हो जाएगा, इधर हल हो जाएगा। तो इसको हम हल करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 12 इंटू एक्स माइनस का 60 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 12x माइनस का 60 बराबर 0। अब क्या होगा, इन दोनों को अब जोड़ियां बनाएंगे, तो इसकी जोड़ी और इसकी जोड़ी। तो अब हल करते हैं आगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक ब्रैकेट, क्या था इसका मेथड, एक ब्रैकेट यहाँ पे, फिर एक ब्रैकेट दूर, फिर दोनों ब्रैकेट पास पास में, और फिर दोनों ब्रैकेट दूर दूर। तो हल करते हैं। तो सबसे पहले x यहाँ पे क्या आएगा, x बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे x को बाहर ले लेंगे, ये x बाहर। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर में से x जाएगा तो अंदर कितना बचेगा, x बचेगा। तो अंदर क्या लिख लेंगे हम, x लिख देंगे। तो अंदर मैंने लिख दिया x। 5x में से x जाएगा तो 5, तो ये क्या हो गया x प्लस 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 5, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा x प्लस 5, और यहाँ अलग से भी x प्लस 5। ये क्या था, मेरा x था इधर, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा x, यहाँ पे भी x। अच्छा, मैं यहाँ पे x से क्या ऐसा लू बाहर जिससे ये माइनस का 12x बन जाए गुणा करने पे, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 12। माइनस का 12 x से गुणा होगा कितना होगा, माइनस का 12x, और माइनस का 12 5 से गुणा होगा तो माइनस का 60, बिल्कुल बराबर है। यहाँ माइनस 12 और माइनस का 12, यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा मेरे 12। तो यहाँ से आधार क्या आ गया मेरा, आधार हो जाएगा मेरा 12। तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, x माइनस 7, 12 सेंटीमीटर, और ऊंचाई क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी मेरी 12 माइनस एक्स, सॉरी हाँ 12 माइनस 7 सेंटीमीटर, यानी कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो इस केस में तो क्या हो गई, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। यहाँ देखते हैं तो x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 5, परंतु x माइनस 5 नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ये एक लंबाई है, ये एक क्या है, लंबाई का माप है, और लंबाई कभी नकारात्मक नहीं हो सकती। परंतु लंबाई का माप, लेंथ मस्ट नॉट बी नेगेटिव, इट मस्ट बी पॉजिटिव नंबर, परंतु लंबाई का माप ऋणात्मक नहीं हो सकता। x बराबर नहीं है -5 के, तो बचा क्या फिर यही। तो यहाँ पे अन्य दो भुजाएं क्या हो गई, अन्य दो भुजा,
एक तो हो गई ऊंचाई, हो गई मेरी 5 सेंटीमीटर, और आधार कितना हो जाएगा मेरा 12 सेंटीमीटर, और यही क्या हो जाएंगे मेरे उत्तर हो जाएंगे। जल्दी से स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 6 दिख रहा होगा। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपयों में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। इसका मतलब जितने भी बर्तन बनाए हमने उस दिन, प्रत्येक बर्तन की लागत कितनी थी, जितने बर्तन बनाए उसका डबल करने के बाद 3 जोड़ने पे वो हमें मिलेगा। इसका मतलब अगर मैंने एक ही बर्तन बनाया तो उसकी कीमत कितनी होगी, जस्ट डबल 2 रुपए, और प्लस 3 कितना हो गया 5 रुपए। तो एक बर्तन बनाए तो 5 रुपए लागत, 2 बर्तन बनाए तो 2 इंटू 2 4, और प्लस 3 रुपए, कितनी हो गई 7 रुपए लागत। ऐसे ही 3 बर्तन बनाए तो 3 इंटू 2 कितने हो गए 6, और फिर 3 रुपए और, तो कितने हो गए 9 रुपए। ऐसे ये काम चलता रहेगा। उस दिन कुल लागत कितने रुपए है, 90 रुपए। तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करें। तो ज्ञात क्या करना है, एक तो प्रत्येक बर्तन की लागत और बर्तन की संख्या। तो सबसे छोटा कौन है, बर्तन की संख्या, क्योंकि उसी का डबल करके 3 ही क्या आएगी लागत आएगी। तो हम मान लेते हैं बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या कितनी होगी x। तो प्रश्नानुसार क्या है, प्रत्येक बर्तन की लागत उस दिन निर्मित के दुगने से 3 अधिक है। तो एक इसका मतलब क्या हो गया, प्रत्येक बर्तन की लागत क्या हो जाएगी, तो उस दिन कितने बर्तन बने x, दुगना कितना होता है x का 2x, और उसमें 3 जोड़ेंगे तो 2x प्लस 3, तो x तो बर्तन बने तो दुगना कितना हो गया 2x, और फिर प्लस का 3, तो क्या हो गया ये प्रत्येक बर्तन की लागत, और बर्तनों की संख्या कितनी हो गई x। प्रश्नानुसार क्या कह रखा है कि जो बर्तन कुल लागत है वो कितने रुपए है 90 रुपए, कुल लागत बराबर 90 रुपए। तो कुल लागत अगर 90 रुपए, इसका मतलब क्या है, तो लागत कैसे हो जाएगी, बर्तनों की संख्या इंटू बर्तनों की लागत कितनी हो गई 90। इसका मतलब संख्या इंटू प्रत्येक बर्तन की लागत। ये कुल लागत हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 90 रुपए, 90 रुपए लागत हो गई। बर्तनों की संख्या कितनी थी x, इंटू में प्रत्येक बर्तन की लागत कितनी, 2 इंटू एक्स प्लस 3, कितनी हो गई 90 रुपए। यहां से आगे बढ़ेंगे 2x स्क्वायर प्लस का 3x बराबर 90, और इसको और आगे बढ़ाएंगे तो हमारे पास द्विघात समीकरण क्या बन जाएगी, 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 90 बराबर 0। बस ये बन गया। अब इसको हल करना है तो क्या हो जाएगा, इसको हम उस अपने रूप में लिख देंगे 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 90 बराबर 0। हल कर लेंगे इसे। तो हल कैसे करेंगे अब इसे, तो हम क्या करेंगे, a बराबर क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास में क्या है, a बराबर है हमारे पास में 2, b बराबर है 3, और c बराबर है माइनस का 90। तो ac क्या हो जाएगा मेरा 2 इंटू माइनस का 90, यानी क्या हो गया माइनस का 180। ये क्या बताता है माइनस चिन्ह, ये बताता है कि दोनों टुकड़े अलग चिन्ह के, दोनों टुकड़े विपरीत चिन्ह के, यानी कि एक प्लस का और एक माइनस का। बी क्या है मेरा 3 है, जो बड़ा है 0, तो इसका मतलब क्या, बड़ा टुकड़ा प्लस का, बड़ा वाला प्लस का, और छोटा माइनस का टुकड़ा होगा। भाई 180 के टुकड़े करिए, और 180 के ऐसे टुकड़े करने कि गुणा करने पे तो 180 आए और जोड़ने पे 3 आ जाए। तो 180 के टुकड़े, मुझे एक टुकड़ा पता है 12 इंटू 15,
आप देख सकते हैं निकाल के 12 इंटू 15। अगर मैं 12 इंटू 15 करता हूँ तो 180 होता है, और मैं 15 माइनस 12 करता हूं तो ये क्या होता है 3 होता है, और 15 इंटू माइनस 12 करता हूं तो क्या आएगा मेरे पास माइनस का 180, और यही तो चाहिए था मुझे। तो बस इसकी जगह लिख लेंगे, तो 2x स्क्वायर प्लस का ये क्या हो जाएगा 15 माइनस 12, और यहां बाहर x आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहां से 2x स्क्वायर अलग, 15x अलग, यहां से माइनस का 12x अलग, और ये माइनस का 90। अब वही जोड़ियां बनाने का काम करेंगे हम, तो ये इसकी एक जोड़ी, इसकी एक जोड़ी बनेगी, तो दोनों एक ब्रैकेट, दो ब्रैकेट, फिर दोनों ब्रैकेट थोड़े पास पास, और फिर दोनों ब्रैकेट अलग अलग, तो ये ब्रैकेट यहां से अलग और एक ब्रैकेट यहां से अलग। बस हम यहां तक पहुंच गए। अब क्या होगा देखिए 2 और 15 सिर्फ एक के पहाड़े में आता है, तो यहां से कोई भी अक्षर बाहर नहीं निकलेगा। क्या निकलेगा सिर्फ x बाहर निकलेगा, तो x यहां से बाहर निकला तो x इधर आ जाएगा, एक x इधर आ जाएगा। बस x बाहर निकलते क्या मिलेगा हमें 2x, अंदर 2x मिलेगा, तो ये अंदर लिख देंगे हम 2x। 15x में से x चला जाएगा तो क्या बचेगा 15, भाग लगेगा उसका, मतलब भाग ही लग रहा है x का, और ये बीच में प्लस 2x प्लस 15 इधर, तो 2x प्लस 15 इधर भी, 2x प्लस 15 इधर भी, और 2x प्लस 15 इधर भी। यहां तक आ गई बस समझ में। अब आगे बढ़ते हैं, यहां क्या रखूं ऐसा कि गुणा करने में माइनस का 12x आ जाए, तो यहाँ पे देखो x तो रखा नहीं जाएगा क्योंकि x पहले से ही है। यहाँ पे 6 गुणा करता हूं तो क्या आएगा मेरे पास में 6 गुणा करते ही यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास में 12, कितना आ जाएगा 12 इंटू एक्स, लेकिन मुझे तो माइनस 12 चाहिए, यहाँ पे क्या जाएगा माइनस का 6, माइनस का 6 और प्लस का 15 गुणा हो गए तो माइनस का 90 आएगा, बिल्कुल सही है। तो ये माइनस का 6 इधर, माइनस का 6 इधर, बस हम यहाँ तक पहुंच गए हमारे। तो यहाँ से x बराबर क्या निकल जाएगा मेरे पास 6, यानी बर्तनों की संख्या क्या हो गई, x क्या थी हमारी बर्तनों की संख्या ही तो थी ना, तो बर्तनों की संख्या बराबर 6। तो प्रत्येक बर्तन का मूल्य क्या हो गया, तो प्रत्येक बर्तन का मूल्य हो जाएगा मेरा, या प्रत्येक बर्तन की लागत क्या हो जाएगी, प्रत्येक बर्तन की लागत 2 इंटू एक्स प्लस 3, तो 2 इंटू एक्स प्लस 3, और x क्या आया मेरा यहाँ पे 2 इंटू 6 प्लस 3, इस केस में आ गया 12 प्लस 3, और कितना हो जाएगा ये 15 हो जाएगा। और हम यहाँ तक, तो प्रत्येक बर्तन की लागत 15 और बर्तनों की संख्या 6। अब यहाँ से क्या आ जाएगा x बराबर माइनस 15 बटे ये 2, इधर माइनस 15 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, माइनस 15 लिख लेते हैं यहाँ पे, और फिर x बराबर क्या आ जाएगा मेरा माइनस का 15 बटे 2, जो कि संभव नहीं है। कभी कोई बर्तन, ये तो बर्तनों की संख्या थी, क्या कभी बर्तनों की संख्या नकारात्मक हो सकती है, परंतु x बर्तनों की संख्या है, अतः यह ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो ये क्या हो जाएगा ऋणात्मक नहीं हो सकती, ऐसा x नहीं है बराबर मेरा माइनस 15 बटे 2 के। तो बस x बराबर 6 ही काम का है, तो बर्तनों की संख्या क्या हो जाएगी, बर्तनों की संख्या हो जाएगी मेरी 6, अतः बर्तनों की संख्या और प्रत्येक बर्तन की लागत 15 रुपए। लागत कितनी हो गई 15 रुपए, तो क्या हो जाएगी 15 रुपए, और यही दोनों क्या हो जाएंगे आपके उत्तर हो जाएंगे। जल्दी से लिख लीजिए, और इसी तरह आपकी प्रश्नावली 4.2 पूरी होती है। और अब हम शुरू करते हैं अगला टॉपिक। तो अब हम शुरू करते हैं अगला टॉपिक, का नाम है श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना। इससे पहले, इस सत्र से पहले हमारे पास एक और विधि थी पूर्ण वर्ग विधि, जिसके द्वारा हम ये सूत्र निकालते थे और पूर्ण वर्ग विधि से हम डायरेक्टली सवाल को हल किया करते थे। परंतु इस सत्र से एनसीईआरटी में ये सिलेबस से हटा दिया गया है, तो इसे भी हम नहीं पढ़ेंगे। तो पूर्ण वर्ग विधि हम स्किप करें, अगर आपको पढ़नी हो तो आप कमेंट में बोल दीजिएगा, उसमें भी एक अलग वीडियो बना के हम ले आएंगे।
लेकिन अभी हम पढ़ेंगे श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य जो सूत्र होता है वो बनता किससे है? पूर्ण वर्ग विधि से ही बनता है। तो सबसे पहले लिखते हैं श्रीधराचार्य सूत्र द्विघात समीकरण के मूलों के लिए। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है? द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां पे ए क्या नहीं है? 0 नहीं है। अब हम क्या करेंगे? पूर्ण वर्ग विधि का इस्तेमाल करेंगे और श्रीधराचार्य सूत्र निकालेंगे। तो यहां से हम क्या करेंगे? अब ए को बाहर ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यह आ जाएगा बी बटे ए इंटू एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? सी बटे ए। आगे बढ़ते हैं। ये ए 0 नहीं है, इसका मतलब ये नीचे भाग कर सकता हूं मैं यहाँ पे, तो 0 बटे ए क्या हो जाएगा? सीधा मेरा 0 ही हो जाएगा। तो ये 0 बटे बी बटे ए एक्स प्लस सी बटे ए बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब एक काम करते हैं, हम दोनों तरफ b बटे 2a का स्क्वायर और इसमें भी b बटे 2a का, कि जो भी x का गुणांक है उसका आधा, उसका स्क्वायर दोनों तरफ हम जोड़ते हैं पूर्ण वर्ग विधि में। तो उसमें क्या था? पूर्ण वर्ग विधि में सबसे पहले एक्स स्क्वायर के गुणांक को हम 1 बनाएंगे, फिर जो भी x का गुणांक है उसका आधा करके उन दोनों का स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ देंगे, और फिर क्या करेंगे? पूर्ण वर्ग बनाएंगे। तो देखिए पूर्ण वर्ग बन जाएगा भी यहाँ पे b बटे ए इंटू एक्स प्लस बी बटे 2a का स्क्वायर, और यहां पे क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर बटे 4a का स्क्वायर माइनस का c बटे a। इसको और अच्छा लिख पाएंगे हम, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स और b बटे 2a, फिर b बटे 2a का होल स्क्वायर। यहां पे लघुत्तम लेंगे तो क्या होगा? 4a स्क्वायर, क्या हो जाएगा? ये बी स्क्वायर माइनस का 4a इंटू सी, क्या होगा? 4a स्क्वायर। अगर आपको ऐसे करना है तो क्यूब कर दीजिए, और फिर क्या होगा? यहाँ से a बाहर आ जाएगा, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac से आ जाएगा। देखिए 4a स्क्वायर और a का पहाड़ा a इससे कटता है? नहीं कटता, लेकिन 4a स्क्वायर a से कटता है, इसका मतलब लघुत्तम 4a स्क्वायर आ गया। 4a स्क्वायर का भाग 4a स्क्वायर में एक बार जाता है, तो ऊपर वाला लिख लेंगे। a का भाग 4a स्क्वायर में देंगे तो 4a, और 4a को गुणा कर लेंगे c से, तो ये क्या आ जाएगा मेरा? बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। फिर क्या आ जाएगा नीचे? ये मैंने कहीं देखा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, यानी कि किसका वर्ग बन गया? सीधा x प्लस b बटे 2a का वर्ग बन गया ये। और ये किसके बराबर होता है मेरा? b स्क्वायर माइनस का 4ac बटे 4a स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा? यहां से मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो क्या लगेगा? रूट लगेगा। हमने पहले ही देखा था प्रश्नावली नंबर 2 में, जब हम टी स्क्वायर बराबर 15 के रूट निकल रहे थे, जब जैसे स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? रूट प्लस माइनस में, तो क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 4a स्क्वायर। ये माइनस का b बटे ए बाहर आ जाएगा, बाहर की तरफ आ जाएगा, तो x क्या हो जाएंगे मेरे पास? माइनस का b बटे 2a प्लस माइनस, ये रूट अलग अलग हो जाएगा दोनों तरफ। अब हम x बराबर माइनस का b बटे 2a, ये प्लस माइनस दोनों, प्लस माइनस का मतलब है एक बार प्लस लगेंगे एक बार माइनस लेके देखेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac, ऐसा का ऐसा ही, और बाद में नीचे 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2, तो 2 बाहर, और a स्क्वायर का वर्गमूल 2a है, इसका मतलब a के बाहर आ जाएगा बस, और 2a कॉमन आ जाएगा नीचे, तो ये क्या आ जाएगा? माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac, और ये क्या हो गया मेरा? x हो गया। तो यही क्या था? श्रीधराचार्य सूत्र था। तो x का मान क्या आ गया मेरा?
श्रीधराचार्य सूत्र से, यही श्रीधराचार्य सूत्र है। जब भी अगर हमें अब जब भी दिया जाए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ए जहां 0 नहीं है के मूल, सीधा सूत्र में हम क्या रख देंगे, मान रख देंगे। और बहुत आसान है सूत्र याद रखना। क्या होगा सूत्र, मूल क्या हो जाएगा, x बराबर 1 तो होगा मेरा माइनस बी, जो बीच वाला था, फिर प्लस माइनस, तो क्या हो जाएगा, एक बार प्लस लेके देखिए, बी स्क्वायर माइनस का 4a इंटू सी बटे 2a। ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणा, और दूसरा क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस का बी स्क्वायर, यहां लिख देते हैं नीचे की तरफ, और क्या हो जाएगा दूसरा माइनस का बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, और ये क्या हो जाएंगे, दो इसके हल हो जाएंगे। तो ये यही क्या है, हमारे मूल हो जाएंगे। तो जब भी अब अगर ये आए हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां पे a 0 नहीं है तभी तो ये डिफाइन होगा, नहीं तो ये परिभाषित होगा, नहीं तो a 0 हो गया तो फिर क्या होगा, नीचे ये तो अनंत की तरफ या माइनस अनंत में चला जाएगा, परिभाषित ही नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा, श्रीधराचार्य सूत्र क्या है, जब भी a स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 दिया जाए तो ये x क्या हो जाएगा, हमारा मूल। जिनको ये वो करता है तो दो मूल निकलेंगे, एक होगा माइनस बी प्लस में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, और एक माइनस का बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, जिसको मैं इस फॉर्म में लिखता हूँ, एक बार प्लस और एक बार माइनस। ध्यान रखिएगा यहाँ चिन्ह नहीं बदलेगा, यहाँ माइनस ही रहेगा, रूट के आगे जो है वो प्लस और माइनस होगा। तो जल्दी से लिख लीजिए इसको, यही थी अपनी पूर्ण वर्ग विधि जिसमें हम श्रीधराचार्य सूत्र निकालेंगे, परंतु श्रीधराचार्य सूत्र ही हमारे काम के, तो इसको याद कर लीजिएगा। तो अगला टॉपिक आता है विविक्तर। तो किसी भी द्विघात समीकरण में विविक्तर एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका या बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे विविक्तर को हमें पढ़ना जरूरी है, क्योंकि विविक्तर से ही हम क्या निकाल पाएंगे, समीकरण के मूल क्या है, कैसे हैं। तो विविक्तर किसी भी द्विघात समीकरण के निकलेगा, अतः लिख लेते हैं किसी द्विघात समीकरण के लिए कोई भी द्विघात समीकरण होगा वो इसी मानक रूप का होगा, उसके लिए विविक्तर को किससे दिखाते हैं, डी से। तो किसी भी द्विघात समीकरण के लिए विविक्तर क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका मतलब क्या हो गया, कभी भी हमें अगर समीकरण दे रखा हो तो विविक्तर, अगर कहें कि विविक्तर ज्ञात करें तो विविक्तर क्या हो जाएगा, बी का गुणांक माइनस में 4 इंटू एक्स स्क्वायर का गुणांक इंटू अचर गुणांक, यही क्या होता है, मेरा विविक्तर होता है। अतः क्या हो जाएगा, अतः मूल क्या हो जाएंगे इस समीकरण के, हमने निकाले थे मूल क्या थे हमारे, एक तो x बराबर माइनस का b प्लस माइनस का बी स्क्वायर माइनस 4ac था, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac तो d के बराबर ही है, इसलिए क्या हो जाएगा d बट्टे 2a, एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे दोनों मूल हो जाएंगे। तो इसे जल्दी से लिख लीजिए ताकि हम आगे पढ़ सके। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। तो अब हम देखेंगे मूल कैसे होंगे। देखिए हमने बहुपद में पढ़ा था, किसी भी द्विघात बहुपद के या तो 2 शून्यक हो सकते हैं, या तो 1 शून्यक हो सकता है, या 0 शून्यक भी हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे द्विघात समीकरण के कितने शून्यक हो सकते हैं, 2 शून्यक जो दोनों वास्तविक होंगे, 1 शून्यक जब दोनों बराबर हो जाए, और 1 शून्यक जब या 0 शून्यक जब ये वास्तविक ना हो। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं मूल होते क्या इसके। तो नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इंग्लिश में लिख लीजिए, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां पर a 0 नहीं है के मूल क्या हो जाएंगे, मूल क्या थे हमारे श्रीधराचार्य सूत्र से, श्रीधराचार्य सूत्र से हमारे मूल थे x बराबर माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। एक बार प्लस लेंगे तो एक अलग मूल, और माइनस लेंगे तो अलग मूल आता जाएगा, तो दो मूल हो गए जो किसके बराबर थे मेरे, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ डी के, ये डी के ही बराबर है मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac।
और ये किसके बराबर हो गए मेरे, 2a के। तो यही क्या थे हमारे द्विघात समीकरण के मूल के सूत्र थे। पर अब हम 2-3 चीजें देखना चाहेंगे जिससे हमें क्या मिलेगा, ये प्रकृति मिलेगी। तो सबसे पहला केस ले लेते हैं, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर ये क्या हो जाए मेरा, 0 से बड़ा हो जाए, यानी कि क्या हो जाए मेरा, d बराबर 0, d 0 से बड़ा हो जाए, यानी विविक्तर अगर धनात्मक आ जाए तो क्या होगा, ये रूट डी अच्छे से बनेगा। इसका मतलब क्या होगा, अतः मूल क्या, इसका मतलब क्या होगा, रूट डी क्या होगा, परिभाषित होगा मेरा। अतः रूट डी परिभाषित होगा। वह मूल, और मूल क्या हो जाएंगे इस केस में, मूल हो जाएगा मेरा एक तो हो जाएगा x बराबर माइनस बी प्लस का रूट डी बटे 2, यानी कि बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटे का 2a, और एक क्या हो जाएगा मेरा, एक हो जाएगा x बराबर माइनस का बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे का 2a। तो ये क्या हो गए, दो अलग अलग मूल हो गए, दोनों अलग अलग होंगे ना, और दोनों मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे, क्योंकि क्या है, रूट वाली संख्या क्या होती है, वास्तविक होती है, क्योंकि अंदर वाली संख्या क्या है, धनात्मक है। ऋणात्मक होती थी, वास्तविक नहीं होती। कभी भी हमने देखा है रूट में वाली संख्या अगर धनात्मक या 0 हो तो ही वो क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। और ये भी वास्तविक संख्या है, ये भी वास्तविक है, तो ये क्या होगी, पूरी वास्तविक संख्या होगी, और ये भी क्या होगी, वास्तविक। अतः क्या होगा, अतः दो भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होगा, अतः दो भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। विद्यमान होंगे। फिर अगर मान लीजिए 0 हो जाए, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, यानी कि क्या हो जाए, d बराबर 0 हो जाए, तब मूल क्या होगा, तब क्या हो जाएगा, रूट d 0, इसका मतलब रूट d भी 0 हो गया। अतः मूल क्या होंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा, मूल बराबर मेरा माइनस b बटे रूट डी प्लस माइनस b प्लस माइनस रूट डी कितना है, 0 है मेरा, बटे 2a, प्लस माइनस में दोनों के केस में हट जाएगा ये, तो b बटे 2a। ठीक है, एक बार प्लस लेके देखता हूं और एक बार क्या लेके देखता हूं, माइनस। तो एक बार तो प्लस का 0 और एक बार क्या हो जाएगा मेरा, माइनस का 0। तो प्लस के 0 से आया मेरा माइनस का b बटे 2a, और माइनस के 0 से आया मेरा माइनस का b बटे 2a। तो इसमें क्या हो गया, दोनों मूल तो बराबर आ गए, और हमने देखे कई बार मूल दोनों बराबर आ गए, तो क्या होगा, इस केस में दोनों मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे, और क्या होंगे, बराबर होंगे। अतः दोनों मूल अब तीसरा कौन सा केस रह गया, अगर ये लेस देन 0 हो जाए तो लिख देंगे, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो, और इसका मतलब क्या हो गया कि d इज लेस देन 0 हो मेरा, तो क्या हो जाएगा, अगर ये लेस देन 0 हो गया तो देखिए मान लीजिए -2 हो गया, तो रूट ऑफ -2 तो नहीं पता मुझे क्या है, ये तो वास्तविक है ही नहीं, ये सम्मिश्र संख्या एक तरह की, और जो हमारे सिलेबस में नहीं है। अतः रूट डी वास्तविक नहीं होगा। सब वास्तविक है, यही वास्तविक नहीं है, तो इसका मतलब x भी वास्तविक विद्यमान नहीं होगा। अतः कोई वास्तविक मूल विद्यमान नहीं होगा। मतलब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को परिभाषित करने वाले इस केस में कितने होंगे, 2x होंगे। इसको इस केस में कितने होंगे, एक ही x होगा जो दोनों बार बराबर होगा, और इसमें एक भी वास्तविक होंगे, सम्मिश्र तो होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर जो 11वीं कक्षा में, पर यहाँ पे रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याओं में कोई भी मूल विद्यमान नहीं होगा। तो ये तीनों जल्दी से लिख लीजिए।
तो फाइनली हमारे पास में क्या होगा, तो फाइनली एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां पे ए 0 नहीं है, के दो वास्तविक व भिन्न मूल होंगे, दो वास्तविक तो दो वास्तविक व भिन्न मूल होंगे यदि विविक्तर क्या हो, 0 से बड़ा हो। फिर दूसरा, दो वास्तविक और समान मूल होंगे, या जिसे आप लिख सकते हैं समान मूल होंगे। कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। यदि पी स्क्वायर माइनस 4ac ये लेस देन 0 है, यानी कि d इज लेस देन 0 है, तो एक तो श्रीधराचार्य सूत्र इस्तेमाल करना होगा, और क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास में माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटे 2a, यही क्या हो जाएगा मेरे पास में उत्तर हो जाएगा। और बाकी ये तीनों चीजें याद रखनी, जल्दी से लिख लीजिए इसे। आपकी स्क्रीन पर उदाहरण नंबर 7 दिख रहा होगा, जिसमें लिखा है द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विविक्तर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले जब भी ऐसा सवाल है, एक और चीज, जब भी आपको मूल निकालने हो, अब आप इसमें सीधा श्रीधराचार्य सूत्र लगा सकते हैं। अगर पुराने भी जो सवाल हमने करे, जो 4.1 और 4.2 में, उसमें भी आप क्या लगा सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि न लगाना चाहे तो भी श्रीधराचार्य लगा सकते हैं, वो आसान पड़ेगा। लेकिन अगर प्रश्न में दे रखा हो कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा या गुणनखंड विधि द्वारा ही ज्ञात करें, तो फिर इसमें आपको क्या करनी पड़ेगी, गुणनखंड विधि इस्तेमाल करनी होगी। नहीं तो आप सिर्फ मूल ही निकाल लें तो फिर श्रीधराचार्य सूत्र इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ तो हमें मूल नहीं निकालने, यहाँ तो हमें विविक्तर ज्ञात करना है और इनकी प्रकृति निकालनी है। तो दिखाते हैं सबसे पहले, तो सबसे पहले क्या करना है, समीकरण को एक्स स्क्वायर, समीकरण की एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना पर, तो एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर है, बिल्कुल है। फिर यहाँ पे ए की जगह पे कौन बैठा हुआ है, 2 बैठा हुआ है, तो ए की जगह पे क्या लिख देंगे, 2, ठीक है। एक्स है बिल्कुल है। बी की जगह पे कौन है, माइनस का 4 है, तो बी की जगह पे क्या आ गया, माइनस का 4। सी है अलग से पड़ा हुआ, यहाँ अलग से पड़ा हुआ कौन है, 3, तो ये प्लस का 3। तो विविक्तर क्या होता है, विविक्तर होता है डी, अतः विविक्तर विविक्तर क्या होगा, डी होगा। और डी क्या हो जाएगा मेरा, डी होता है मेरा बी स्क्वायर माइनस का 4ac, और क्या हो जाएगा मेरे पास में, ये हो जाएगा बी का क्या होगा, माइनस का 4 का स्क्वायर माइनस का 4, ए कितना हो जाएगा 2, और सी कितना हो गया 3। निकालते हैं इसको, 4 का स्क्वायर, पहले तो माइनस का स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, माइनस 4 इंटू 2 8, और 8 इंटू 3 24, तो कितना हो गया माइनस का 8। तो पहला उत्तर तो आ गया मेरा, विविक्तर कितना हो गया मेरा 8 हो गया, विविक्तर कितना हो गया मेरा माइनस का 8, सॉरी माइनस का 8 होगा, यानी विविक्तर क्या है, नकारात्मक है, अतः बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर, अब प्रकृति निकालनी है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी विविक्तर क्या है, लेस देन 0 है। क्या है माइनस 8, इसका मतलब लेस देन 0 ही है ना। अगर माइनस 8 लेस देन 0 है, इसको बंद कर देते हैं यहाँ पे ताकि उत्तर अलग से दिख जाए। अगर ये माइनस लेस देन 0 है तो कहा क्या पढ़ा था हमने, ये तीसरे वाले में आएगा, अतः कोई वास्तविक मूल विद्यमान नहीं होगा, अतः कोई वास्तविक हल विद्यमान, तो दोनों उत्तर क्या आ गया, एक तो आ गया विविक्तर कितना आ गया, विविक्तर आ गया माइनस का 8, और दूसरी चीज क्या गई, मूल वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, मूलों की प्रकृति क्या होगी, मूल वास्तविक नहीं होंगे, यही क्या हो जाएंगे, दोनों आपके उत्तर हो जाएंगे।
सो डिस्क्रिमिनेंट कितना हो जाएगा -8 एंड इट शोज दैट रूट्स आर नॉट रियल। की स्क्रीन पर उदाहरण नंबर 8 दिख रहा होगा। 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंबा इस प्रकार गाड़ना है कि पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटकों ए और बी से खंबे की दूरियों का अंतर 7 मीटर हो। इसका मतलब क्या कह रहा है कि एक वृत्ताकार पार्क है गोलाकार, उसके व्यास के दोनों कोनों पे हमें क्या करना है, खंबे गाड़ने, दोनों ए और बी कोने होंगे और वहां से हमें क्या करना है, फाटकों से एक खंबा गाड़ना है बीच में, जहां से दोनों, और अगर मैं दूरी निकालूंगा तो उसका अंतर कितना होना चाहिए, 7 मीटर हो। तो क्या ऐसा करना संभव है? यदि है तो हमें ये फाटक कितनी दूरी पर गाड़ना होगा? तो जल्दी से अब निकाल लेते हैं इसको। देखिए सबसे पहले तो हम एक वृत्ताकार पार्क बनाएंगे। तो देखिए एक वृत्ताकार पार्क होगा जिसके व्यास के दोनों सिरे क्या हैं, ए और बी हैं। तो ये व्यास के सिरे मान लेते हैं, किताब का हम थोड़ा अलग से करते हैं, क्या दिक्कत है, व्यास ये भी तो है, तो ये व्यास के सिरे हो जाएंगे ए और बी। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, यहां मान लेते हैं थोड़ा सा इसको, व्यास के सिरे क्या होगा, ए और बी, ये व्यास के सिरे हो गए। अब ये क्या कह रहा है, ये जो व्यास है वो कितना है, 13 सेंटीमीटर का है। तो 13 मीटर व्यास का, तो ये कितना है, ए और बी 13 मीटर है, 13 एम यानी मीटर। अब हमें क्या करना है, एक खंबा गाड़ना है इस पूरी परिसीमा में, कहीं भी, इस सब में मैं कहीं भी खंबा गाड़ सकता हूं। और खंबा मुझे इस तरह से गाड़ना है कि अगर मैं जैसे मैं मान लेता हूं कि यहां पे मैंने खंबा गाड़ दिया, तो यहां से ए की दूरी और यहां से बी की दूरी, इन दोनों का अंतर कितना होना चाहिए, सिर्फ 7 सेंटीमीटर का होना चाहिए। मतलब यहां से अगर मैंने खंबा यहां पे गाड़ा तो ए तक की दूरी और बी तक की दूरी, इनका अंतर कितना होना चाहिए मेरा, 7 सेंटीमीटर का ही होना चाहिए। तो मान लेता हूं मैं कहीं भी खंबा गाड़ देता हूं। तो मान लीजिए मैंने खंबा कहां गाड़ा, यहाँ ऊपर की तरफ कहीं पे मैं खंबा गाड़ देता हूं। तो ये रहा, मैंने ऊपर खंबा गाड़ दिया यहाँ पे, और ये खंबा गाड़ते ही क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये P हो जाएगा। यहाँ पे मैंने एक बिंदु पे खंबा गाड़ दिया। और अब क्या होगा, इसको मिला लेता हूं मैं, ये दूरी और एक फेरी क्या हो जाएगी, दूसरी दूरी, ठीक है। अब ये गाड़ते ही मुझे ये पता चल जाएगा, तो लिख लेते हैं, वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा, 13 मीटर, और ये किसके बराबर है, ए बी के बराबर है ये, ठीक है। माना खंबा P पर गाड़ा गया है, तो माना खंबा P पर गाड़ा गया, माना खंबा बिंदु P पर गाड़ा गया है। अतः दूरी क्या हो जाएंगी, दोनों दूरियां, अतः दूरी क्या क्या हो जाएंगी, एक तो हो जाएगी एपी, एक हो जाएंगी मेरी दूरी बीपी हो जाएगी, दोनों दूरियां हो गई। प्रश्न ये कहता है कि इन दोनों के बीच का अंतर क्या होना चाहिए, 7 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो किसी एक दूरी को मान लेते हैं और दूसरी दूरी हमें मिल जाएगी। तो क्या करते हैं हम, एक दूरी को मान लेते हैं किसी को भी। तो मान ली पहली दूरी क्या है मेरी, माना एपी क्या है, एक्स है, माना दूरी एपी क्या है मेरी, एक्स मीटर, क्या है ये, एक्स मीटर। तो एपी बराबर कितना हो गया, एक्स मीटर हो गया। तो एपी को मैं मान लेता हूं एक्स मीटर। प्रश्नांक में क्या दे रखा है कि ए से दूरी, फाटक की ए से दूरी और बी से दूरी का अंतर कितना है, 7 है। तो देखिए, तो ये हमने जैसा बना रखा है वैसा नहीं बन के कैसा बनेगा, ए की दूरी ज्यादा होगी, तो ये यहाँ पे कहीं इसको यहां लगा देते हैं हम। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, P इस तरफ हो जाएगा और B, इसका मतलब क्या होगा कि A से जो दूरी होगी, A से जो दूरी होगी उस फाटक की, वो B से क्या होगी, ज्यादा होगी, तभी तो इनका अंतर क्या होगा, 7 से ज्यादा होगा। क्या दे रखा है कि A से जितनी दूरी है ना और B से जितनी दूरी, उनका अंतर कितना है, 7 है। इसका मतलब क्या है कि AP की दूरी बड़ी है, तभी अंतर, क्योंकि A से जो दूरी है और B से जो दूरी, उसका अंतर कितना है, 7 का है। तो AP कितना हो गया, X हो गया। तो ये कितना हो जाएगा मेरा, तो इससे जस्ट 7 कम। प्रश्नानुसार
7 मीटर, इसका मतलब ए की दूरी ज्यादा है फाटक से और बी की दूरी कम है, तो क्या हो जाएगा, अतः दूरी बीपी क्या हो जाएगी, x में से 7 चला जाएगा, x माइनस 7 मीटर। तो यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास समीकरण 2, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 7, इसको लिख लेते हैं x माइनस 7। अच्छा ये क्या है, व्यास के कोनों पर है, ये क्या है हमारा a और b व्यास के कोने हैं, वहां पे हम क्या वृत्त की परिधि पे कहीं पे भी क्या बना रहे हैं, कोण बना रहे हैं, तो ये कोण हमेशा क्या होगा, समकोण होगा, जिसकी प्रमेय लिख लेते हैं, वृत्त की परिधि पर, वृत्त की परिधि पर अतः व्यास के सिरों से अंतरित कोण क्या होता है, समकोण, इसका मतलब ये समकोण है, तो इसका मतलब ये कुछ ऐसा होगा। ये हो गया मेरा कर्ण 13 मीटर का, जो ए और बी है, और ये P फाटक यहां से, ये दूरी कितनी मेरी x माइनस 7 और ये कितनी है x। तो पाइथागोरस प्रमेय से हमें क्या मिल जाएगा, अब ये उत्तर मिल जाएगा, तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, तो आधार स्क्वायर क्या हो जाएगा x स्क्वायर, लंब का स्क्वायर x माइनस 7 का स्क्वायर और कर्ण का स्क्वायर 13 माइनस स्क्वायर, तो क्या होगा यहाँ पे x स्क्वायर, यहां पे हमें पता है कैसे सॉल्व होगा, एक ब्रैकेट माइनस दूसरा ब्रैकेट करके हम इसको सॉल्व कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस का 49 बराबर 169, इस तरफ ले आएंगे इसको, ये तो 2x स्क्वायर हो गया, ये हो गया मेरा 14x और ये हो गया 49 माइनस 100 बराबर 0, इसमें से ये घटा देंगे क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 120 बराबर 0, क्या आ जाएगा, यहां से 2 का भाग लगा दूंगा मैं, 2 का भाग लगा दूंगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे, मैं 2 का भाग लगाते यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 बराबर 0, और यही क्या हो गई मेरी समीकरण हो गई। अब समीकरण हो गई, तब इसको क्या करेंगे, हल करना है, तो समीकरण की तुलना तुलना किससे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करेंगे, क्योंकि पहला सवाल तो ये पूछा है क्या स्थिति संभव भी है कि नहीं है, अगर ये स्थिति संभव ही नहीं है तो फिर इसको हल करने का कोई मतलब ही नहीं है, और संभव नहीं इसका मतलब क्या है, विविक्तर नेगेटिव आ जाए, से करने पर तुलना इससे करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a बराबर मिलेगा मुझे 1, b बराबर मिलेगा मुझे माइनस का 7 और c बराबर कितना मिल जाएगा, माइनस का 60 मिल जाएगा। हल कर लेते हैं इसको, आगे हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, विविक्तर आ जाएगा, विविक्तर क्या आएगा मेरा, b स्क्वायर माइनस 4ac क्या आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा मेरा b कितना है, माइनस का 7 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 1 और ये कितना आ जाएगा, माइनस का 60, कितना आता है ये यहाँ पे, ये आ जाएगा 7 का माइनस 7 का स्क्वायर 49 माइनस माइनस प्लस यानी 240, ये कितना हो गया मेरा 289, हाँ तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है मेरा, बड़ा है 0 से, इसका मतलब क्या है, यह स्थिति संभव है, यह स्थिति संभव है। अतः मूल क्या हो जाएंगे, मूल हमें पता है, मूल का सूत्र क्या है, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, रख देते हैं मान, तो बी स्क्वायर माइनस का b तो है ही, माइनस का b यानी कि माइनस का, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 7, तो यहाँ पे लिख देते माइनस और माइनस का 7 प्लस माइनस ये बी स्क्वायर माइनस 4ac अभी निकाला 289 है, तो ये 289 बटे 2a, ये माइनस b पर है तो 2 इंटू a कितना हो जाएगा, ये x बराबर मूल कितना हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और ये प्लस माइनस
और ये 289 का रूट क्या होता है, ये होता है 17/2, ये लिख लेंगे हम। और हम जानते हैं कि रूट 289 कितना होता है, 289, ये होता है 17, और ये 17 हो गया। अब इसको अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएंगे, मूल हो जाएगा, एक बार तो हो जाएगा प्लस का और एक हो जाएगा माइनस का, तो क्या हो जाएगा, एक बार तो हो जाएगा ये 7 प्लस का 17/2, और एक बार ये होगा x 7 माइनस 17/2। तो यहां से तो क्या निकलेगा, x बराबर निकलेगा मेरा 24/2, यानी कि निकलेगा 12, और एक बराबर निकलेगा मेरा x बराबर माइनस का 10/2, यानी कि माइनस का 5। तो एक बार तो दूरी आ गई 12 और एक बार दूरी आ गई माइनस, पर ये वाला संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो x बराबर -5 नहीं होता। क्यों? क्योंकि दूरी ऋणात्मक नहीं होती, ऋणात्मक होना संभव नहीं है। इसका मतलब x क्या हो जाएगा, अतः x बराबर कितना हो जाएगा, 12, और x क्या है, फाटक की a से दूरी, अतः फाटक की b से दूरी। तो x बराबर हुई किसके बराबर है, AP के बराबर है। फाटक की b से दूरी क्या हो जाएगी मेरी, AP की दूरी से 7 घटा दूंगा, यहीं से तो निकाला था मैंने, x माइनस 7 कितना हो जाएगा, x माइनस 7 यानी कि 12 माइनस में 7 कितना हो जाएगा, ये 5 मीटर में। कहां से, समीकरण 2 से। तो यहां पे हमारे फाइनल उत्तर आ गए बिल्कुल। तो फाटक ए से दूरी कितनी हो गई, 12 मीटर, और फाटक बी से दूरी 5 मीटर, यही क्या हो जाएंगे, हमारे उत्तर हो जाएंगे। फाटक क्या हो जाएंगे, हमारे उत्तर हो जाएंगे। जल्दी स्क्रीन पर उदाहरण नंबर 9 दिख रहा होगा। समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविक्तकार ज्ञात कीजिए। विविक्तर बोलिए, विविक्तकार बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। यदि वे वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात करना। तो एक ही में 3 प्रश्न दे दिए हैं। पहला प्रश्न क्या है, विविक्तर ज्ञात करना है। दूसरा प्रश्न क्या है, प्रकृति बतानी है। और तीसरा क्या है, अगर वो वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले विविक्तर निकालेंगे। विविक्तर के लिए क्या करेंगे, इसकी a² + bx + c से तुलना करेंगे। b² - 4ac निकालेंगे, वो विविक्तर आ जाएगा। अगर वो 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है तो वास्तविक है, उनकी प्रकृति पता चल जाएगी। अगर वो वास्तविक होंगे तो निकाल लेंगे, नहीं होंगे तो नहीं निकालेंगे, जैसे हमने पहले उदाहरण में किया था। तो मान लीजिए समीकरण की तुलना क्या हो जाएगा, x² एक ही जगह पे कौन बैठ गया, एक ही जगह पे बैठ गया यहाँ पे 3। b की जगह पे कौन बैठा है, -2, और c की जगह पे कौन बैठ गया, 1/3। ठीक है, बस बहुत बढ़िया। अब विविक्तकार निकालना है। तो विविक्तकार क्या हो जाएगा, विविक्तर बोलिए, विविक्तकार बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये कितना होता है, b² - 4ac। तो b का वैल्यू क्या है मेरा, b का वैल्यू है -2, तो -2 का स्क्वायर -4, ब्रैकेट में क्या लिखे, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू क्या है, 1/3। बहुत बढ़िया। आगे करते इसको हल। तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे, यह आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, और माइनस गुणा होंगे तो प्लस, तो ये प्लस का 4, यहां से ये खत्म, 3 से 3 गुणे में इसलिए खत्म हो जाएगा ये। तो कितना हो जाएगा, 4 × 1 यानी -4। तो विविक्तकार कितना आ जाएगा, 0। विविक्तकार कितना आ गया, 0 आ गया। विविक्तकार कितना आ गया मेरा, 0 आ गया। और यही क्या था, मेरा उत्तर था। लेकिन अभी उत्तर खत्म नहीं हुए, अभी एक और उत्तर है। अगर विविक्तकार 0 है, यानी तो प्रकृति, मूलों की प्रकृति b² - 4ac बराबर क्या है, 0 है। अतः मूल कैसे होंगे, वास्तविक और बराबर होंगे। अतः मूल
अतः मूल क्या होंगे मेरे वास्तविक व बराबर होंगे। मूल क्या होंगे मेरे, अब मूल अब वास्तविक और बराबर है, इसका मतलब क्या है, निकालने पड़ेंगे। तो मूल क्या हो जाएंगे मेरे, मूल हो गया मेरा x बराबर माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। निकाल लेते हैं। माइनस का b कितना है मेरा, तो सबसे पहले तो माइनस, फिर b कितना है माइनस का 2, तो b की जगह पे माइनस का 2 रख दिया। फिर क्या आ जाएगा मेरा प्लस माइनस, तो ये क्या हो जाएगा मेरा प्लस माइनस, और ये बी स्क्वायर माइनस 4ac तो 0 ही आ गया था, बटे में 2 इंटू ए कितना हो गया 3, कितना हो गया माइनस ऑफ माइनस 2, 0 का 0 तो हट ही गया, और यहाँ पे क्या गया, अब ये क्या कर दिया, एक बार 0 प्लस का और ये बटे 6, और एक बार 0 क्या हो जाएगा माइनस का, तो x बराबर एक तो ये, और x बराबर एक बार ये बराबर माइनस का 2 माइनस का 0 बटे 2, तो क्या हो जाएगा x बराबर ये माइनस माइनस प्लस 2 बटे 6, और एक हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस, ये तो हट ही गया, तो ये 2 बटे 6 कितना हो जाएगा, ये x बराबर हो जाएगा मेरा 1 बटे 3, और ये भी क्या हो जाएगा x बराबर 1 बटे 3। अतः मूल क्या होगा इसके 1 बटे 3 और 1 बटे 3। तो फाइनल उत्तर लिख लेते हैं। तो फाइनल उत्तर क्या आ जाएगा हमारा, तीनों उत्तर लिख लेते हैं। विविक्त कार क्या आ जाएगा मेरा, विविक्त कार आ गया मेरा 0। फिर क्या हो जाएगा, मूल वास्तविक व बराबर है। 3 प्रश्न थे, मूल वास्तविक व बराबर है। और तीसरा मूल क्या हो जाएंगे, x बराबर 1 बटे 3 और 1 बटे 3, और यही क्या हो गए अपने उत्तर हो गए तीनों के तीनों। तो इसी से ये खत्म होती है। तो इसी के साथ हमने आज प्रश्नावली 4.2 उनके उदाहरण और श्रीधराचार्य सूत्र कंप्लीट कर लिया, और विविक्त कार से मूलों की प्रकृति हमने खत्म कर ली, और आज हमने सारे उदाहरण कर लिए। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.3 के सवाल और उनको खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे, और फिर अगली क्लास से शुरू करेंगे हम प्रश्नावली 5। तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए, और बहुत बहुत धन्यवाद।